A very good morning to all my dear students. As you know, my channel name is Nitrix Akshay. I am your mentor. My name is Akshay Parashar. And the qualifications are MSc Biology B.Ed from Aligarh Muslim University. I also qualified the NET exam with All India rank 37. The experience of teaching is 10 years. As students, I am a specialist of NEET and board exams, particularly ICSE, ISC, and CBSE boards. And of course, maximum students are doing their best from CBSE board and ICSE too. So students, this is my channel. You kindly like, comment, share, and subscribe the channel. Also press the bell icon for further notifications regarding the NEET and board exams. Student, today we are going to start a very interesting topic of molecular basis of inheritance, and in this we are going to start with the topic is DNA and histone. So students, if you can see here, we are talking about the what is DNA and histone. Before going to the DNA and histone, we need to understand where this DNA is found. Okay, so as we all know that nucleus is called the brain of the cell. Okay, because nucleus controls the part of the DNA that functions. जो पार्ट डीएनए का है, ठीक है, जो फंक्शन करेगा उसे कंट्रोल करने के लिए कौन प्रेजेंट है? न्यूक्लियस का ही काम है, इसलिए न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है. एज यू नो दैट वी हैव बिलियन ऑफ सेल्स. हमारे पास कितनी सारी सेल्स हैं स्टूडेंट्स, लेकिन फिर भी जो हर एक सेल है वो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल if you see, there is the alpha cell of pancreas, it secretes glucagon. Okay, while the beta cell, it is also the beta cell of pancreas. Beta cell of pancreas, it also secrete insulin. Means दोनों ही सेल बच्चों पेनक्रियास को बिलोंग करते हैं, लेकिन दोनों का सीक्रेशन अलग अलग है. ऐसा क्यों? बिकॉज जो इनका न्यूक्लियस है वो डिफरेंट पार्ट को क्या कर रहा है? एक्टिवेट कर रहा है. जैसे कि अभी हम देखते हैं न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या पड़ा हुआ है? दिस इज योर डीएनए विच इज जस्ट फाउंड एज अ थ्रेड लाइक मटेरियल. ठीक है, जिसे हम लोग क्रोमेटिन कहते हैं. अगर आपको क्रोमेटिन, क्रोमेटिड या क्रोमोसोम में डाउट है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं. क्रोमेटिन मटेरियल है. तो क्रोमेटिन मैंने आपको बताया था बना किससे है? डीएनए प्लस हिस्टोन से बना है. और इसी डाउट को पूरा मतलब कंप्लीट करने के लिए, डाउट को खत्म करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम बात डीएनए की कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो डीएनए पड़ा हुआ है, ओके, तो इस डीएनए का कौन सा पोर्शन एक्टिवेट है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे ये कहूं कि डीएनए का ये वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियस फॉर अ पर्टिकुलर सेल. ये एक आपका एक्टिवेटेड पॉइंट कहा जाएगा. ठीक है, क्या कहा जाएगा स्टूडेंट्स? ये एक आपका एक्टिवेटेड एरिया है, एक्टिवेटेड एरिया ऑफ डीएनए दैट फंक्शन. ठीक है, तो जो चीज न्यूक्लियस के कंट्रोल में है स्टूडेंट्स, उसी को ही हमें बस यहां पर देखना है. ठीक है, इसलिए अलग अलग सेल अलग अलग फंक्शन करते हैं. जैसे अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. ठीक है, देखिए जैसे कि अब हम देखें तो डीएनए इज द बेसिक इंफॉर्मेशन कैरियर ऑफ द सेल. डीएनए में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? फॉर एग्जांपल दिस इज द न्यूक्लियस, ओके, एंड इट इज हैविंग द मटेरियल. दिस डीएनए इज हैविंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. ठीक है, आपको पता होगा इसके अंदर काफी इंफॉर्मेशन है. एंड दिस इंफॉर्मेशन इज पास्ड ऑन टू इट्स डॉटर सेल्स. भाई अगर मैं ऐसे पेरेंट सेल कह दूं, ठीक है ना, तो पहले तो न्यूक्लियस डिवाइड करती है. ठीक है, तो उससे हमें क्या मिलेंगे? वी विल गेट अनदर डॉटर न्यूक्लियाई एंड देन डॉटर सेल. तो ये स्टूडेंट्स क्या है? आपकी डॉटर सेल हैं. तो एक तरीके से डीएनए क्या है? एक इंफॉर्मेशन कैरियर का काम कर रहा है. डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल. हमें इस पूरे चैप्टर में यही फाइंड आउट करना है पहले तो कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल हाउ, क्योंकि पहले के टाइम से तो पता नहीं था. तो हम उसकी सर्च भी करेंगे, बट पहले हम थोड़ा सा डीएनए को और उसके बेसिक्स हम लोग समझेंगे स्टूडेंट्स. ठीक है, एज फार एज द थिंग्स आर कंसर्न, सो वी नीड टू मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. अब देखिए मैंने आपको बताया था डीएनए और हिस्टोन. अब यहाँ पर एक दे रखा है पॉइंट हिस्टोन के बारे में. हिस्टोन ऑक्टामर वर्ड यूज किया गया है. देखिए पहले समझते हैं ऑक्टामर क्यों. देखिए ऐसा है कि
जो हिस्टोन के जो प्रोटीन्स हैं, हिस्टोन एक्चुअली इट इज अ प्रोटीन, ठीक है। तो ये हमेशा हमें इस तरीके से बना हुआ मिलेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे कहता हूं H2A, इसे मैं कहता हूं H3, इसे मैं कहता हूं H2B, और इसे मैं कहता हूं H4। ओके, जैसे आप यहाँ देख भी सकते हैं, यहाँ पर दे रखा है साफ साफ, ठीक है। तो हर एक की क्या है, यहाँ पर दो दो यूनिट प्रेजेंट है, 1 2, इसकी भी 2 यूनिट प्रेजेंट है, सबकी दो दो यूनिट प्रेजेंट है, यानी कि टोटल आपके पास कितने हिस्टोन है बच्चों? H2A के 2 पार्ट हो गए, ठीक है। H2B की भी 2 पार्ट हो गए, H3 के भी 2 पार्ट हो गए, H4 के भी 2 पार्ट हो गए। फाइनली ये जो 2 पार्ट हैं, मतलब हर एक के जो दो दो पार्ट हैं, आपको कितने हिस्टोन मिल रहे हैं? 8 हिस्टोन मिल गए। क्योंकि 8 हिस्टोन मिल रहे हैं स्टूडेंट्स, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? ऑक्टामर कहते हैं। अब देखते हैं इसका फंक्शन क्या है। देखिए डीएनए क्या कर रहा है, इसके ऊपर रैपिंग कर रहा है, और रैपिंग करते हुए आगे बढ़ रहा है, जैसे कि आप यहाँ पूरा पूरा स्ट्रक्चर में देख रहे हैं। और ये जो पूरा रैप्ड पार्ट है, ठीक है, दिस रैप्ड पार्ट में देखिए यहाँ पर 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स आपको नजर आ रहे हैं। लिंकर डीएनए होता है, लेकिन लिंकर डीएनए और होता है, उसको भी हम क्या बोलते हैं? लिंकर हिस्टोन्स, ठीक है ना। दैट इज नोन एज द H1 हिस्टोन, ठीक है स्टूडेंट्स। ये एक तरीके का लिंकर डीएनए कहा जाता है इसे, क्योंकि डीएनए को लिंक करने का काम करता है, तो इसे लिंकर डीएनए कहते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि लगभग इस पर जो डीएनए जितनी रैपिंग करता है, उस रैपिंग की जो लेंथ है वो लगभग 200 बेस पेयर की होती है। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने न्यूक्लियोसोम इसे हम कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जो 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स हैं, साथ में डीएनए का भी कुछ पार्ट इसमें ऐड है जो लगभग 200 बेस पेयर का है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को, जिसमें हम एक H1 हिस्टोन को भी ऐड कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? दिस इज नोन एज न्यूक्लियोसोम। आगे हम इसको और अच्छे से समझेंगे, अभी हमने एक बेसिक आइडिया दे दिया है हर एक चीज का। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए प्री कैप अगर हम देखें यहाँ पर स्टूडेंट्स, तो प्री कैप में आप देखिए कि आपने चैप्टर 5 में, जो चैप्टर 5 था आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, क्लास 12th में, तो वहां आपने क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था जीन आर कॉल्ड एज फैक्टर्स। और इन्हें फैक्टर्स किसने कहा था? द फादर ऑफ जेनेटिक्स, दैट इज मेंडल, ठीक है। इनका फुल नेम आप लोगों को पता ही है, इनके बारे में आप जरूर अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, वाइवा में अक्सर ये चीजें पूछ ली जाती हैं। ग्रेगोर जोहन मेंडल का फुल नेम, ठीक है, जैसे इनकी लाइफ साइकिल, ये लाइफ स्पैन 1822 से 1884 तक ये जीवित रहे। इनकी डेथ हुई थी किडनी डिसऑर्डर से, ठीक है। रिसर्च टाइम इनका जो था, ये सब चीजें आप लोग इसमें थोड़ा याद रखेंगे। अब 11th क्लास में से हमें क्या बेसिक मिलना है? 11th क्लास में हमने पढ़ा होगा न्यूक्लियोटाइड के बारे में। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? देखिए बेटा, नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, उसे राइबोस शुगर में ऐड कर देते हैं, और फॉस्फेट। जब हम तीनों को ऐड कर देंगे तब उसे न्यूक्लियोटाइड कहा जाएगा। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? आप बस फॉस्फेट, आपने देखिए यहाँ पे फॉस्फेट नहीं है, नो फॉस्फेट। अगर आपने फॉस्फेट रिमूव कर दिया न्यूक्लियोटाइड में से, तो न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ न्यूक्लियोसाइड इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड माइनस फॉस्फेट, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड में से अगर आपने फॉस्फेट माइनस कर दिया तो आपका न्यूक्लियोसाइड बन गया। अब देखिए यहाँ पर 3 पार्ट न्यूक्लियोटाइड के दे रखे हैं, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे सर ने न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर नहीं बनाया। न्यूक्लियोसाइड सिंपल है, आप बस इस हट को यहाँ से हटा दीजिए, और CH2 में OH जोड़ देंगे हम लोग बस। तो ये शुगर प्लस ये नाइट्रोजनस बेस, ये क्या कहलाएगा? ये तो हो गया बच्चों आपका न्यूक्लियोसाइड। और इस न्यूक्लियोसाइड का नाम क्या हुआ? देखिए एडेनिन जब शुगर के साथ मिलता है, तो जो न्यूक्लियोसाइड बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? उसे हम लोग बोलते हैं एडिनोसिन। ओके, चलिए, और फॉस्फेट ऐड हो गया है, तो अब यहां पर क्या है कि आपने एक न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए उसको फॉस्फेट ऐड करा है। तो कितने फॉस्फेट ऐड है? एक ही फॉस्फेट ऐड है, तो इसे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट आप कह सकते हैं, ठीक है। मोनोफॉस्फेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं। देखिए हम थोड़ा सा यहाँ पर आरएनए के बारे में भी समझेंगे स्टूडेंट। देखिए आरएनए क्या होता है? आरएनए जेनेटिक और नॉन जेनेटिक दोनों तरीके का है। जब जेनेटिक है तो नॉर्मली ये वायरसेस में पाया जाता है। जिन वायरसेस में आरएनए पाया जाता है एज अ जेनेटिक रोल, ठीक है, जेनेटिक रोल के लिए, तो वो उसे हम रेट्रोवायरसेस कहते हैं। और नॉन जेनेटिक में देखिए आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए, टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए, एमआरएनए यानी कि एमआरएनए। और इन्हीं तीनों में से कोई भी एज अ कैटालिटिक मॉलिक्यूल एक्ट कर सकता है, तो उसे हम लोग राइबोजाइम बोल देंगे, ठीक है। जैसे आप जेनेटिक आरएनए का देखिए, इन वायरसेस व्हेन आरएनए इज जेनेटिक एज इन वायरसेस इट इज कॉल्ड रेट्रोवायरस। एग्जांपल कोविड 19, कोविड 19 आप सभी को पता है,
इसने हम सबकी ऐसी की तैसी कर दी थी, नालायक वायरस है एक नंबर का ये। अब देखिए HIV है, ये इस तरीके के जो वायरस है, मतलब कोई भी वायरस जिसमें RNA जेनेटिक मेटेरियल होगा उसे हम रिट्रो वायरस कहेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे नॉन जेनेटिक RNA। नॉन जेनेटिक RNA में पहला क्या है, rRNA, यानी कि राइबोसोमल RNA। इट इज हैविंग अ स्ट्रक्चरल रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स। देखिए, राइबोसोम्स को अगर हमें बनाना है तो हमें राइबोसोमल RNA की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसका रोल कैसा हो गया, स्ट्रक्चरल रोल हो गया बच्चों, ठीक है। ट्रांसफर आरएनए एक तरीके का एडेप्टर मॉलिक्यूल होता है। एडेप्टर मॉलिक्यूल क्या काम करता है, ये अमाइनो एसिड्स को कैरी करेगा और उनको mRNA के ऊपर प्लेस करेगा, ठीक है। इसका जो प्रॉपर फंक्शन है वो हमें तब समझ में आएगा जब हम ट्रांसलेशन का प्रोसेस आगे जाके समझेंगे, ठीक है। mRNA, mRNA एक मैसेंजर RNA स्टूडेंट्स, इट कैरी इंफॉर्मेशन इन कोडेड लैंग्वेज। एक कोडेड लैंग्वेज में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, और वो किस फॉर्म में होगी, कोडॉन्स की फॉर्म में ही होगी, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन, प्रोटीन को बनाने के लिए। कैटालिटिक मॉलिक्यूल की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर आप देखिए कि कैटालिटिक मॉलिक्यूल होता है, राइबोसोम होता है, ये क्या करता है, ये इनहिबिट कर देता है डिलीटीरियस जीन एक्सप्रेशन को। यानी कि अगर कोई चीज गलत तरीके से एक्सप्रेस हो रही है या कोई रॉन्ग चीज है तो उसे क्या कर देगा, ये डिलीट कर देगा, मतलब ये हमारे फायदे का काम कर रहा है, ठीक है। आपको क्या याद रखना है भाई, देखिए कैटालिटिक मॉलिक्यूल यानी कि एज अ कैटलिस्ट है ये। नॉर्मली जो कैटलिस्ट होते हैं वो एंजाइम्स होते हैं, और ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, लेकिन एक्सेप्ट फ्यू, जैसे कि राइबोसोम। राइबोसोम क्या है, इसका नेचर RNA का है। तो एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि RNA, ऐसा एंजाइम जिसका नेचर RNA हो, उस तरीके के एंजाइम को हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे बच्चों राइबोजाइम, ठीक है। इसका रोल भी बता दिया। और ये रिपेयर, म्यूटेंट सेलुलर RNA को रिपेयर करने का भी काम करेगा, यानी कोई चीज म्यूटेट हो जाएगी तो उसे भी ये ठीक करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए आगे चलते हैं। देखिए इसे हम बोलते हैं सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा का मतलब क्या होता है कि DNA से ही DNA बनने के प्रोसेस को रेप्लिकेशन कहा जाता है। DNA से mRNA या RNA, आप ये मत समझिएगा इसमें mRNA बनेगा, इसमें आप tRNA भी बनाएंगे, इसमें आप लोग rRNA भी बनाएंगे, और भी जो भी RNA बनेगा वो बनेगा तो DNA से ही। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा, वायरसेस के बारे में आपने एक बात पढ़ी होगी कि वायरसेस क्या कर रहे थे, RNA से DNA बनाते। तो बच्चों उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आपको याद होगा कोविड के टाइम पे एक टेस्ट हो रहा था, RT-PCR। उसमें क्या हो रहा था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कर रहे थे। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन तो आपको आगे समझ में आएगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, RNA से DNA को बनाना, ठीक है। mRNA बन गया स्टूडेंट्स। अब जब ये RNA बन गया तो इसमें आप क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे इसको प्रोटीन में। तो जो प्रोटीन बनाने का जो प्रोसेस है RNA से, उसे बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन। ओके, चलिए आगे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, डीएनए यानी कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स की हम लोग बात कर रहे हैं। डीएनए क्या है, डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। द लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और अ पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड रेफर टू एज बेस पेयर्स प्रेजेंट इन इट। यानी कि जो लेंथ है डीएनए की, उसे हम कैसे पता लगाएंगे कि कितने न्यूक्लियोटाइड यहाँ प्रेजेंट है, यानी कि कितना शुगर, किस फॉस्फेट और किस नाइट्रोजनस बेस के साथ कनेक्ट है, ऐसे कितने न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर हैं। अच्छा, ये न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर है, सामने भी कोई ना कोई नाइट्रोजनस बेस होगा स्टूडेंट। तो ये नाइट्रोजनस नाइट्रोजनस बेस मिलके क्या बना देते हैं बच्चों, बेस पेयर बना देते हैं। अब देखिए जैसे कि बैक्टीरियोफेज की बात कर रहे हैं, बैक्टीरियोफेज का नाम क्या है, 5x174। इसके यहाँ पर क्या न्यूक्लियोटाइड लिखे गए हैं क्यों, क्योंकि 5x174 एक ऐसा बैक्टीरियोफेज है जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड है। इट इज हैविंग द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। तो जब एक ही स्ट्रैंड है तो केवल न्यूक्लियोटाइड की बात हो सकती है, बेस पेयर तो बनेगा नहीं ना। एक ही स्ट्रैंड है तो बेस पेयर बनेगा नहीं। बैक्टीरियोफेज लैम्डा है, यहाँ पर 48,502 बेस पेयर्स हैं। ये एनसीईआरटी का कंटेंट है स्टूडेंट्स, इसलिए याद हो जाना चाहिए। ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई, इसके पास 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर है। ये भी आपको याद होना चाहिए। हैप्लॉइड कंटेंट ह्यूमन डीएनए का कितना है, 3.3 टू 10⁻9 बेस पेयर। इसका मतलब अगर आप इसको डिप्लॉयड में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, तो आंसर आएगा 6.6 इंटू 10⁻9 बेस पेयर। ये डिप्लॉयड सेल का पूरा ह्यूमन कंटेंट बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अब यहाँ पर एक चीज आई है स्टूडेंट के, न्यूक्लियोटाइड्स। अगर हमें न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में समझना है तो जैसे मैंने आप लोग बताया था
कि अगर आपने फॉस्फेट का एडिशन कर दिया किसमें, राइबोस शुगर के मॉलिक्यूल में, ठीक है, और इसको आप किससे कनेक्ट करने वाले हैं, इसको आप कनेक्ट कर देंगे किसी भी नाइट्रोजनस बेस से, ठीक है, किससे कनेक्ट करेंगे, नाइट्रोजनस बेस से। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पूरे को हम लोग बोलते हैं बेटा न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोसाइड मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजनस बेस का शुगर। अब देखिए नाइट्रोजनस बेस बेटा हमारे पास दो तरीके के हैं ना, एक है प्यूरिन, एक है पिरिमिडिन, ठीक है। पिरिमिडिन में आप हमेशा पढ़ते हैं साइटोसिन, थाइमीन, यूरासिल। और प्यूरिन में आप लोग पढ़ते हैं बच्चों एडेनिन एंड ग्वानिन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको जो आप पढ़ते हैं एडेनिन एंड ग्वानिन को, इसको आप देखिएगा कि ये जो है प्यूरिन जो मॉलिक्यूल होता है, प्यूरिन एक तरीके का डबल रिंग स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। और पिरिमिडीन जो होता है स्टूडेंट्स, ये एक तरीके का आपका सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसकी डिटेल में भी ज्यादा नहीं जाएंगे, इसके स्ट्रक्चर्स हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने जैसे बताया कि एडेनिन और ग्वानिन ये इसके प्यूरिन स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे नाइट्रोजनस बेसेस कौन कौन से हैं। तो बेटा नाइट्रोजनस बेस है जैसे हमारा एडेनिन है, दूसरा अगर हम देखें तो ग्वानिन है। अगर मैं डीएनए की बात कर रहा हूं तो साइटोसिन है, पर मैं लिखूंगा बेटा सारे ही आपके लिए, ठीक है। साइटोसिन है, थाइमीन है एंड यूरासिल है। दिस इज फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ, ठीक है। अब देखिए अगर नाइट्रोजनस बेस है, अब इसका न्यूक्लियोसाइड क्या बनेगा, इसका न्यूक्लियोसाइड क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोसाइड इसका क्या कहलाएगा, एडिनोसिन कहलाएगा। ग्वानिन इसका क्या कहलाएगा बच्चों, ग्वानोसिन कहलाएगा। साइटोसिन क्या कहलाएगा, साइटोसिन नहीं कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, साइटिडीन कहलाएगा। क्यों, क्योंकि पिरिमिडीन है। जैसे थायमीन क्या कहलाएगा, थायमिडीन कहेगा। यानी कि थायमिडीन एक न्यूक्लियोसाइड है बच्चों, और यूरासिल का क्या बन जाएगा, यूरिडीन बन जाएगा। बच्चों ये आप लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये पूरा हो जाए। न्यूक्लियोसाइड के बाद फिर अगर मैं न्यूक्लियोटाइड बनाया मैंने इसका, तो बच्चों क्या बनेगा, मैंने फॉस्फेट ऐड कर दिया। तो देखिए इसी को हम लोग क्या है, एक ऐसे न्यूक्लियोटाइड कह लें या न्यूक्लिक एसिड का एक पार्ट कह लें, तो ये एसिड के फॉर्म में लिखा जाता है, जैसे एडिनाइलिक एसिड, ठीक है, ग्वानाइलिक एसिड। साइटिडीन का क्या हो जाएगा, साइटिडाइलिक एसिड। सिंपल है, कोई इसमें बहुत वो नहीं है। थाइमिडाइलिक एसिड। और यूरिन का, यूरासिल का यूरिडाइलिक एसिड। ओके स्टूडेंट, तो ये आप लोग याद रखिएगा, इसे न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लिक एसिड भी कह सकते हैं, ठीक है। इन सभी को जोड़ करके हमें क्या मिलेगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यानी कि डीएनए स्ट्रक्चर हमारा बन जाता है। डीएनए क्या है स्टूडेंट्स, डीएनए एक तरीके का पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर दे रखा है डीएनए का, जो भी मैंने आपके सामने बताया था। ये फॉस्फेट है, फॉस्फेट को हमने अटैच करा है राइबो शुगर के साथ। ये एक साइटोसिन नाम का है, नहीं देखिए ए, टी, सी और जी, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, ए की पेयरिंग हमेशा टी के साथ होगी, दो हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। सी की पेयरिंग जी के साथ होगी, हमेशा तीन हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। सी से साइटोसिन, जी से ग्वानिन, टी से थायमिन, ए से एडेनिन। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कौन कौन से नाइट्रोजन बेसेस होते हैं। अब देखिए साइटोसिन क्या कर रहा है, ग्वानिन के साथ पेयरिंग कर रहा है, इसलिए मैं इसे बेस पेयर कह रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके का स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, ठीक है। इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, सी और जी के बीच में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। ए और टी के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहे हैं बेटा, दो दिख रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब सी और जी ज्यादा टाइटली बाउंड होंगे एज कम्पेयर टू ए और टी, ये चीजें याद रखने की हैं। जिस बॉन्ड से नाइट्रोजनस बेस ऐड होता है राइबोस शुगर में, उस बॉन्ड का नाम क्या है बच्चों, एन बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। इसके बाद ये वाला जो बॉन्ड है बच्चों,
और ये वाला जो बॉन्ड है ये फॉस्फोरस के बीच में आ गया। 3' हम यहाँ से ले लेंगे, तो 3' यहाँ से लिया, 5' यहाँ से लिया, तो क्या नाम रखा, 3' 5' फॉस्फो। देखो फॉस्फो यहाँ से आ गया, डाई ईस्टर, ये भी ईस्टर बॉन्ड है बच्चों, ये भी ईस्टर बॉन्ड है, तो दोनों डाई ईस्टर है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, डाई ईस्टर लिंकेज या डाई ईस्टर बॉन्ड। तो जब भी एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ ऐड करना है, तो हमें बॉन्ड कौन सा बनाना है, 3' 5' फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। तो इससे हमें क्या मिलेगा बच्चों, इससे मिलेगा डाई न्यूक्लियोटाइड बनेगा। ठीक है। अब आप बोलेंगे इसके आगे, भाई इसके आगे करना है तो फिर से वही बॉन्ड बनेगा। तो दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना है, अगर हमें दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना है तो हम डाई न्यूक्लियोटाइड ही करेंगे। अच्छा, सेट सेम इसके अपोजिट में आप ये देख रहे होंगे, पर चेन उल्टी चल रही है। देखिए मैंने आपको बताया था कि ये दोनों एंटी पैरेलल होते हैं, ये दोनों एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है, बताया नहीं था पर बता रहा हूँ। 5' फॉस्फेट है, 3' हाइड्रोक्सिल एंड है, ये वाला 3' हाइड्रोक्सिल एंड इधर हो गया, इधर 5' फॉस्फेट हो जाएगा। ठीक है, इधर आप देख सकते हैं बने हुए हैं, ये फॉस्फेट 5' फॉस्फेट आपको नजर आ रहा होगा। इधर आपका 3' ये गया, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया, इधर 5' फॉस्फेट ये फिर से आ गया, और इधर 3' हाइड्रोक्सिल ये बन गया। ठीक है। अच्छा, और डीएनए में क्या खास बात है, डीएनए में देखिए क्या होता है कि ये 2' पोजीशन पर ना हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन होती है पर एब्सेंट होती है, इसलिए इसे डीऑक्सी कर दिया जाता है। जैसे ये जो शुगर होती है ना बच्चों, ये शुगर की जो 2' पोजीशन है यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होना चाहिए, लेकिन डीएनए के केस में ये ऑक्सीजन हट जाता है, एब्सेंट हो जाता है। तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ 2' हाइड्रोक्सिल ग्रुप, डीएनए शुगर इज कॉल्ड डीऑक्सी राइबोस शुगर। डीएनए शुगर को क्या कहा जाता है, डीऑक्सी राइबोस शुगर कहा जाता है, डीऑक्सी राइबोस शुगर कहा जाता है। ठीक है बेटा, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इस तरीके से शुगर फॉस्फेट की पूरी बैकबोन बन जाती है। ठीक है, बता ना, शुगर है, ये फॉस्फेट है, फिर शुगर, फिर फॉस्फेट, ऐसे ही आगे सो ऑन ये चलता रहेगा। ठीक है, चलिए हम आगे और बढ़ते हैं बच्चों। देखिए हम स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल को अगर समझना चाहते हैं तो हम ये देख सकते हैं, इट इज द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, जो मैं बता चुका हूँ, चाहे डीएनए हो या आरएनए हो। न्यूक्लियोटाइड के तीन ही कंपोनेंट होंगे, बता चुका हूँ, नाइट्रोजनस बेस होगा, पेंटोस शुगर होगी, राइबोज होती है इन केस ऑफ आरएनए, लेकिन यहाँ पर डीऑक्सी राइबोज है डीएनए के केस में। मैंने ये बता दिया डीऑक्सी राइबोज क्यों है, क्योंकि एब्सेंस ऑफ 2' हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, उसके बाद फॉस्फेट ग्रुप भी है। दो टाइप के नाइट्रोजन बेस होते हैं, मैंने बताया था, प्यूरिन होता है, एडेनिन एंड ग्वानिन, जैसे कि पिरिमिडीन में तीन हम पढ़ते हैं, साइटोसिन, यूरासिल और थायमिन। देखिए डीएनए में तो क्या होता है, साइटोसिन और थायमिन होते हैं। यूरासिल क्या करता है, यूरासिल रिप्लेसेस थायमिन, यूरासिल रिप्लेसेस थायमिन इन आरएनए। आरएनए में बेटा इसको ये रिप्लेस कर देता है। यूरासिल इज प्रेजेंट इन आरएनए एट द प्लेस ऑफ थायमिन, ये लिखा हुआ पॉइंट है। चलिए बेटा इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, देखिए एक नाइट्रोजनस बेस इज लिंक टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ 1' कार्बन पेंटोस शुगर। ये वही वाली बात कर रहा है बच्चों की, ये जो शुगर है ये किस बॉन्ड से अटैच होती है, नाइट्रोजनस बेस से। मैंने पहले ही बता दिया है कि एन बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, इसमें तो बीटा भी नहीं लिखा है, मैंने तो लिख भी दिया है, ये सारा एनसीईआरटी का कंटेंट है। टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसाइड, अब देखिए न्यूक्लियोसाइड सीधी सी बात है, नाइट्रोजनस बेस और शुगर तो मिलकर भाई आपका क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड बनेगा ना, क्योंकि फॉस्फेट तो अटैच किया नहीं है। तो क्या नाम हो सकता है, एडिनोसिन, मैंने बताया था पीछे, डीऑक्सी एडिनोसिन होगा डीएनए के केस में। ठीक है, सेम इसी तरीके से जब चीजें आ जाएंगी आपके सामने। फॉस्फेट ग्रुप जब हम लिंक कर देंगे, तो फॉस्फेट ग्रुप कहाँ लिंक करते हैं आपको पता है भाई, यहाँ पे 5' कार्बन दिखाया था मैंने आपको, कार्बन के साथ फॉस्फेट अटैच करते हैं, वो ये बोल रहा है, इट इज लिंक टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ 5' कार्बन ऑफ अ न्यूक्लियोसाइड थ्रू फॉस्फोएस्टर लिंकेज। हाँ ये मैंने आपको नहीं बताया था, तो इसके लिए मैं आपको पीछे भी दिखा देता हूँ स्ट्रक्चर में। या ऐसा करें कि आप ये मान लीजिए कि ये जो बॉन्ड बना, ठीक है, इसी को हम फॉस्फोईस्टर लिंकेज कहते हैं। फालतू पीछे क्यों जाना है, पीछे नहीं जाना, लाइफ में आगे ही जाना है। ठीक है, अब देखिए अ करस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म, इस तरीके से क्या न्यूक्लियोटाइड बन गया बच्चों। टू न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड थ्रू 3' 5' फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज टू फॉर्म अ डाइन्यूक्लियोटाइड, ये पॉइंट मैंने बताया था आप लोगों को। मोर न्यूक्लियोटाइड्स कैन बी जॉइंड इन सच अ मैनर टू फॉर्म अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, इसी तरीके से ये अटैच होते चले जाते हैं, और इनको हम लोग क्या बोल देते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपके नोट्स भी क्लियर हो गए और आपके पास समझ में भी आ गया होगा आपको।
A polymer thus formed has at one end a free phosphate। भाई जाहिर सी बात है, एक तरफ आप देखेंगे तो आपको देखिए 5 प्राइम फॉस्फेट एंड फ्री नजर आएगा, और दूसरी तरफ आपको 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल एंड नजर आएगा, यही बोल रहा है। सिमिलरली एट द अदर एंड ऑफ पॉलीमर द शुगर हैज अ फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप व्हिच इज रेफर्ड टू 3 प्राइम एंड ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। द बैकबोन ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज फॉर्म ड्यू टू शुगर एंड फॉस्फेट। तो बैकबोन अगर किससे बन रही है बच्चों, शुगर और फॉस्फेट से बन रही है। देखिए फॉस्फेट ये गया, शुगर ये गई, ये शुगर है, फिर फॉस्फेट, फिर शुगर आ गई, फिर फॉस्फेट, फिर शुगर आ गई। ठीक है, और ये शुगर का ही तो पार्ट है CH2 भी जो है। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से शुगर फॉस्फेट बैकबोन है। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन दिखा रहा है, ये केवल एक स्ट्रैंड को दिखा रहा है आपको। ठीक है, चलिए बच्चों, मेरे ख्याल से सब समझ में आ गया है। आपको नहीं आया तो आप पुराना रिवाइज कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। आपको तो पता ही है कि ये मैं आपको यूट्यूब पे तो आप चीजें दोबारा से देख सकते हैं। देखिए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड डीएनए के बारे में बात करेंगे। डीएनए एक एसिडिक सब्सटेंस था जब पता चला फ्रेडरिक मिशर को। ठीक है, फ्रेडरिक मिशर को पता चला 1869। तो इन्होंने क्या कह दिया था, न्यूक्लियस के अंदर मिला था ना, तो पता नहीं था, तो उसका नाम न्यूक्लियन रख दिया था। इसका टर्म किसने दिया था, जकारिस नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था। डीएनए नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल स्टूडेंट्स। ठीक है, शुरुआत में मैंने आपको बताया था ना कि डीएनए इस तरीके से रैप करता हुआ आएगा हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर। तो हिस्टोन प्रोटीन असल में पॉजिटिवली चार्ज होती है और डीएनए नेगेटिवली चार्ज, ताकि एक स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाए। डीएनए में क्या होता है, डीएनए पेंटोस शुगर इज डीऑक्सीराइबो शुगर, ये आपको पता है। 4 टाइप के नाइट्रोजनस बेसिस, ये कई बार हम बता चुके हैं, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन। ठीक है, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन दे स्टडीड द डीएनए मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। इन दोनों ने क्या करा था, मॉरिस विल्किंस ने और फ्रैंकलिन ने। ठीक है, इन्होंने इसकी स्टडी की थी डीएनए की विद द हेल्प ऑफ द एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। अच्छा, इसके बाद क्या है बच्चों, हम लोग डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए की बात करते हैं यहाँ पर। द बेस पेयरिंग कन्फर्ट्स अ वेरी यूनिक प्रॉपर्टी टू द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। ठीक है, क्या है, कॉम्प्लीमेंटेरिटी होती है इसमें। सीधी सी बात है, जी है तो सामने सी ही आएगा, टी है तो सामने ए ही आएगा, ए है इधर तो टी आएगा, और सी होगा तो जी आएगा। कहने का क्या मतलब, अगर आपको एक स्ट्रैंड के बारे में पता है, यहाँ ए है, यहाँ जी है, यहाँ सी है, तो आप लोगों को पता है कि सामने वाले में क्या आएगा, टी आएगा, इधर क्या आएगा, सी आएगा, फिर सी आ गया तो फिर जी आएगा, और इसको आप किससे अटैच कर देंगे, शुगर फॉस्फेट की बैकबोन से अटैच कर देंगे। तो यही बात है बोल रहा है। इसलिए इन्हें क्या बोलते थे, दे आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। देयरफॉर इफ द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन वन स्ट्रैंड इज नोन, अगर एक सीक्वेंस, अगर स्ट्रैंड का, एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस आपको पता है, तो आप दूसरे सीक्वेंस का स्ट्रैंड प्रिडिक्ट कर सकते हैं। प्रिडिक्ट नहीं, बिल्कुल क्लियर कट बता सकते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा देखिए, यहाँ पे डीएनए के बारे में कुछ खास बात भी दे रखी है। ये देखिए, ये बनते हैं 1 2 3, ऐसा होता है कि यहाँ से लेके एक लूप बन रहा है। ठीक है, इसने क्लियरली नहीं दिखाया, ये है एक लूप, यहाँ से लेके ये एक लूप कहलाता है। इस लूप की लेंथ बेटा 3.4 नैनोमीटर होती है। इसमें टोटल 10 बेस पेयर आते हैं। तो हमारे कितने बेस पेयर हो गए, 10 बेस पेयर इज इक्वल टू लेंथ क्या आ रही है, 3.4 नैनोमीटर। इसे एंगस्ट्रॉम में अगर आप करते हैं बच्चों, तो आता है 34 एंगस्ट्रॉम। अगर आप वहीं पर पूछ लें कि भाई दो बेस पेयर के बीच का डिफरेंस क्या है, मतलब क्या लेंथ है, तो उसका आंसर आएगा 3.34, है ना, 0.34 लिख देता हूँ, नैनोमीटर। और अगर मैं एंगस्ट्रॉम करूँ तो 3.4 एंगस्ट्रॉम। इसकी जो हेलिकल जो डायमीटर है वो कितना है, 2 नैनोमीटर। और इसे मैं करना चाहूँ तो 20 एंगस्ट्रॉम कह सकता हूँ। ठीक है, ये इसमें देखिएगा, ये जो ग्रुव है ना, ये वाली ग्रुव, ये देखिए ग्रुव का मतलब था कितनी गहरी है ग्रुव, देखिए काफी गहरी है, उसे मेजर ग्रुव कहा जाता है। ये देखिए माइनर ग्रुव है, छोटी सी, इतनी अंदर गई है बस। तो मेजर ग्रुव और माइनर ग्रुव भी इसमें पाए जाते हैं डीएनए में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए डबल हेलिकल ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें एक पॉइंट रह गया। देखिए हम तब से डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए की बात ही कर रहे हैं, तो मैं एक मिनट थोड़ा सा जोड़ दूं। एक्चुअली दो साइंटिस्ट थे, इनके बारे में इंफॉर्मेशन कैसे रह गई, आई डोंट नो। एफएससी क्रिक, है ना, एंड जेम्स वॉटसन, इन दोनों ने डबल हेलिकल मॉडल को डीएनए को दिया था। और ईयर था बच्चों 1953, बेस्ड ऑन द क्रिस्टोग्राफिक स्टडी ऑफ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी जो की थी मॉरिस विल्किंस ने और फ्रैंकलिन ने, रोजालिंड फ्रैंकलिन ने। ये टोटल 4 लोगों को, इनमें से एक जो थे उनकी डेथ हो गई थी, तो इसलिए 3 लोगों को इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, क्रिक को मिला था, वॉटसन को मिला था, और मॉरिस विल्किंस, आई थिंक मॉरिस जो थी वो डेथ हो गई थी उनकी, तो रोजालिंड थे जिनको मिला था। तो इसके बारे में थोड़ा आगे पढ़ लेंगे, बता देंगे, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता इस पर। ठीक है, और इसके बाद हम देखते हैं आगे। नेक्स्ट, ठीक है,
सैलिएंट फीचर का डबल हेलिकल मॉडल के हम देखें तो देखिए ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना हुआ रहता है, जिसमें बैकबोन जो है वो किसकी बनी है, शुगर फॉस्फेट की बता चुके हैं। बेसिस अंदर की तरफ होते हैं, बेसिस प्रोजेक्ट इनसाइड। तो टू चेन्स आर एंटी पैरेलल इन पोलैरिटी, यानी कि एक इस डायरेक्शन में दूसरा इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। अगर यहाँ 5 प्राइम और यहाँ 3 प्राइम है तो यहाँ पर 3 प्राइम और यहाँ 5 प्राइम होगा, ये बता चुका हूँ। ये यहाँ बताया पोलैरिटी 5 प्राइम एंड 3 प्राइम। द बेसिस इन द टू स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड, आपको पता है दोनों बेस पेयर्स हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं। ए और टी के बीच में कितने हैं, दो। जी और सी के बीच में कितने, तीन, ठीक है। एडेनिन क्या करता है बच्चों, दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, वही बात जो मैं बता चुका हूँ। ग्वानिन क्या बनाता है, तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। एज अ रिजल्ट ऑलवेज अ प्यूरिन कम्स अपोजिट टू pyrimidine, जिससे क्या होता है कि हमेशा प्यूरिन के बगल में pyrimidine आएगा। दिस जनरेट द अप्रोक्सीमेट यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन द टू स्ट्रैंड। इससे फायदा क्या होता है कि चाहे, अब ये देखिए ये एक डबल रिंग कंपाउंड है, ठीक है। अब इसकी बॉन्डिंग किसके साथ हो रही है, एक सिंगल रिंग कंपाउंड के साथ हो रही है। नीचे हो सकता है सिंगल रिंग कंपाउंड हो, उसकी बॉन्डिंग किसके साथ होगी बच्चों, उसकी बॉन्डिंग हो सकती है आपके एक डबल रिंग कंपाउंड के साथ होगी, तो एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस बना रहेगा, है ना। तभी तो हमने बता दिया कि 20 एंगस्ट्रॉम आएगा आपका जो बेसिक डिफरेंस आएगा, या 2 नैनोमीटर आता है डायमीटर जो आता है इसका। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देखते हैं आगे। डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए को हम देखेंगे बच्चों। द टू चेन्स आर कॉल्ड इन अ राइट हैंडेड फैशन एट द पिच ऑफ द हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर, मैं आपको बता चुका हूं। अगर दो की बात करें तो 0.34 नैनोमीटर होता है। द प्लेन ऑफ वन पेस पेयर इट स्ट्रेक्स ओवर द अदर इन डबल हेलिक्स। देखिए क्या हो रहा है, एक सीढ़ी जैसा स्ट्रक्चर आ रहा है आपके सामने, ठीक है। ये देखिए इस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा है, बीच में क्या है, ए है, यहाँ टी है। तो लगता क्या है कि ऐसा लेडर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड के अलावा, इन एडिशन टू हाइड्रोजन बॉन्ड, ये जो स्टैकिंग हो रही है ना, बेस पेयर की जो स्टैकिंग हो रही है, ये एक एडिशनल स्टेबिलिटी देता है हेलिकल स्ट्रक्चर। ये जो स्टैकिंग हो रही है ना बेस पेयर्स की, यहाँ पर सी, फिर ये जी, तो इनकी जो स्टैकिंग हो रही है ना, स्टैकिंग का मतलब होता है एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक, ये एक एडिशनल स्टेबिलिटी देता है स्ट्रक्चर को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर चारगाफ की इक्विवेलेंसी रूल को और समझेंगे बच्चों। देखिए इन्होंने ये कहा था कि जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, इसमें अमाउंट ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स का वो हमेशा इक्वल होता है अमाउंट ऑफ पिरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड्स की। तो प्यूरिन इज इक्वल टू पिरिमिडीन, ठीक है, सीधी सी बात है भाई। ऐसा है, ए तो पेयर करेगा टी के साथ, ए एक प्यूरिन है, और जी पेयर करेगा सी के साथ, सी और टी एक पिरिमिडीन है। तो जब प्यूरिन होगा तो उसके साथ पिरिमिडीन लगेगा ही लगेगा, तो प्यूरिन हमेशा पिरिमिडीन के इक्वल रहेगा। यानी ए प्लस जी कर दूं तो इज इक्वल टू टी प्लस सी आएगा ही आएगा। ये बिल्कुल करेक्ट बात होगी, क्योंकि ए पेयर किसके साथ कर रहा होगा, टी के साथ कर रहा होगा, जी किसके साथ कर रहा होगा, सी के साथ कर रहा होगा। और ए प्लस जी डिवाइड बाई टी प्लस सी कर दूं तो इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। भैया आप खुद देखिए, ए प्लस जी, अगर मान लेता हूं कि 20 ए होंगे, ठीक है, अपॉन में क्या कर देता हूँ, टी प्लस सी कर देता हूँ, तो जाहिर सी बात है 20 टी भी होंगे, प्लस मैं मानता हूँ 30 जी कर देता हूँ, तो प्लस में मैं देखूंगा तो 30 सी भी तो होंगे, 30 मॉलिक्यूल्स उसके होंगे, साइटिडीन के होंगे। तो इजिकल टू क्या हो जाएगा बच्चों, सब कट कटा के बना जाएगा, वही आगे। तो देखिए बेस रेशियो क्या होता है बच्चों, ए प्लस टी अपॉन जी प्लस सी। ये चीज हमें देखनी, ये हमेशा कांस्टेंट होती है स्पीशीज के लिए। ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये इक्वल टू 1 होती है हमेशा, मैं कह रहा हूँ कांस्टेंट होती है। ये बात ध्यान रखिएगा। ये हो नहीं सकता है, इज नॉट इक्वल टू 1 होगा ये, ठीक है। ये कभी जो है 1 नहीं हो सकता है रेशियो, ठीक है, लेकिन स्पेसिफिक जरूर होगा जो भी होगा, ठीक है। अब देखिए इसको लेकर के हमने क्या करा है ना, डीएनए ए प्लस टी अगर ज्यादा है जी प्लस सी के कंपैरिजन में, तो इसे हम एटी टाइप डीएनए कहते हैं। बेस रेशियो जो होता है इसमें ए टू टाइप डीएनए का, वो मोर देन 1 होता है। देखिए जाहिर सी बात है, जब आपका ए प्लस टी ज्यादा होगा, और हमारे रेशियो क्या है, ए प्लस टी अपॉन जी प्लस सी है बेस रेशियो। तो अगर ये ज्यादा है बच्चों, ठीक है, मान लेता हूँ ये 2 आ रहा है इसकी वैल्यू फॉर एग्जाम्पल, और नीचे वाले की क्या आ रही है, 1 आ रही है। भाई ये इससे ज्यादा होना चाहिए ना, तो उसकी वैल्यू कट कटा के क्या आएगी, 2 ही तो आएगी। 1 2 जा 2 हो जाएगा। तो ऐसे ही एग्जाम्पल आप देखिए, जो इससे ज्यादा रहेगा, यानी न्यूमरेटर आपका बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो ऑटोमेटिकली जो रिजल्ट आएगा वो मोर देन 1 आएगा। अगले में देखिए, अच्छा किसमें मिल रहा है, यूकैरियोटिक डीएनए मिल रहा है। दूसरा क्या है, डीएनए में जब जी प्लस सी इज ग्रेटर देन ए प्लस टी है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, जीसी टाइप ऑफ डीएनए कहते हैं। बेस रेशियो बच्चों इसका कितना होता है, जी टू सी होता है, जीसी टाइप ऑफ डीएनए इट इज लेस देन 1। ये बेटा अगर इस केस में क्या होता है, अगर जी प्लस सी बड़ा हो जाए, तो देखिए बेस रेशियो तो वही रहेगा, ए प्लस टी डिवाइड बाई जी प्लस सी। अब इसमें डिनोमीटर बड़ा कर दिया, जब डिनोमीटर बड़ा कर देते हैं, ये चीज बड़ी हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा ना। भाई मोर देन 1 तो आ ही नहीं सकता, तो ये चीज क्या हो जाएगी,
ये चीज आपकी << 1 हो जाएगी बच्चों। ठीक है, तो वो हमें किस में मिलेगा, प्रोकैरियोटिक डीएनए में मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जैसे कोई भी चीज डाउट लगे तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, वो पार्ट में दोबारा बता दूंगा इसका छोटा सा वीडियो बना के। मेल्टिंग पॉइंट डीएनए का हम देखेंगे वो किस पर डिपेंड करेगा, जीसी कंटेंट पर। क्यों? क्योंकि जी और सी के बीच में ही तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, वो ये बता रहा है। मोर जीसी कंटेंट मींस हायर मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, टीएम का मतलब होता है टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग। और प्रोकैरियोटिक डीएनए का टेम्परेचर मतलब टीएम यानी टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग हमेशा ज्यादा रहेगा यूकैरियोटिक डीएनए से। क्यों रहेगा? क्योंकि आप लोगों ने भी पीछे ही पढ़ा है कि ए और जी का कंटेंट, इसमें क्या होता है, यूकैरियोटिक में ए प्लस टी का कंटेंट ज्यादा होता है, और प्रोकैरियोटिक में जी प्लस सी का कंटेंट ज्यादा होता है। और जी और सी आपको पता है कि इन्हीं पर डिपेंड करता है मेल्टिंग पॉइंट, इसीलिए प्रोकैरियोटिक डीएनए का टीएम यानी कि टेम्परेचर मेल्टिंग का ज्यादा होगा ये। अगर देखिए डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन क्या होता है। नॉर्मल डीएनए मॉलिक्यूल है बच्चों, उसे मैंने एक हाई टेम्परेचर पर रख दिया, लगभग 80 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड, ये समझिएगा आप। तो दोनों ही स्ट्रैंड डीएनए के क्या करेंगे, धीरे धीरे करके अलग होते चलेंगे। टेम्परेचर हाई है ना, तो बीच का जो ये बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये होता तो है पर ये वीक पड़ जाएगा, वीक पड़ते ये टूटने लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे, स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएंगे। तो इस अलग अलग होने के चक्कर में क्या होगा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड डीएनए डीनेचुरेशन। अगर डीनेचर डीएनए मॉलिक्यूल, खास बात क्या है, इसे दोबारा से आप नॉर्मल टेम्परेचर पर लिया, वापस से आपने क्या करा, टेम्परेचर नॉर्मल कर दिया, वही 25 35 तक कर दिए। ठीक है ना, वही नॉर्मल टेम्परेचर जो हमें बॉडी का टेम्परेचर क्या है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको कर दीजिए, दोबारा से ये क्या हो जाएगा, इट इज कॉल्ड रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। दोबारा से डीएनए अपनी फॉर्म में आ जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। हिस्टोन, हिस्टोन के बारे में मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ काफी चीजें। हिस्टोन एक तरीके का पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन होता है। पहली बात, ये किस में रिच होता है, लाइसिन एंड आर्जिनिन, इन दोनों से मिलकर बना होता है बच्चों में। इसी हम लोग क्या कहते हैं, ये होते हैं बेटा आपके अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं, लाइसिन और आर्जिनिन बोलते हैं। लाइसिन और आर्जिनिन की वजह से स्टूडेंट्स ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है प्रोटीन, और ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन क्या करती है, डीएनए के साथ बाइंड अप कर लेती है। ठीक है, इस तरीके से डीएनए आता है और इसको रैप करता रहता है लाइक दिस। ठीक है, ऐसे रैप कर रहा होता है। इसी रैपिंग में क्या प्रेजेंट होती है, आपका हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, और ये इस तरीके का हमें नजर आता है। फिर आप देखिएगा तो इस तरह से जैसे माला सी यूनी होती है, बीडेड स्ट्रिंग, भी आगे स्ट्रक्चर दिखाऊंगा और इस पर प्रॉपर। तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। तो इस टेबल बनाने के लिए क्या करते हैं, डीएनए नेगेटिव है, पढ़ा है आपने, ये पॉजिटिव है, वो नेगेटिव पॉजिटिव मिलके न्यूट्रलाइज हो जाएगा और स्ट्रक्चर आपका स्टेबल बन जाएगा। तो डीएनए की स्टेबिलिटी के लिए डीएनए में से जोड़ा जाता है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन हिस्टोन लाइक प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि आपका डीएनए स्टेबल किया जाता है। तो ये बात रखिएगा, प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन लाइक प्रोटीन्स होते हैं, या मैं कह दूं नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, और वो भी पॉजिटिवली चार्ज ही होती हैं। ठीक, हिस्टोन नहीं होते हैं, मतलब ये ध्यान रखिएगा आप लोग बस। अब देखिए पैकेजिंग, भाई जाहिर सी बात है डीएनए की पैकेजिंग करनी है। देखिए कितने अच्छे से अरेंज हो रखा है डीएनए के ऊपर। और ये देखिए H1 हिस्टोन मैंने बताया था शुरुआत में, डीएनए ये आ गया, कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल, इसी को न्यूक्लियोसोम कहते हैं। इसी के अंदर आप वो समझ लीजिए जो चारों मैंने आपको प्रोटीन बताए थे होते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि लेंथ ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स इन अ टिपिकल मैमिलियन सेल कैलकुलेट करा लगभग 2.2 मीटर, ये आता है बेटा आंसर। ठीक है, ये आंसर आपका आएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है, एनसीईआरटी में दे रखा है, ये आप याद कर लीजिएगा। लेंथ दैट इज फार ग्रेटर देन द डायमेंशन ऑफ अ टिपिकल न्यूक्लियस, मतलब इसकी न्यूक्लियस से भी ज्यादा लेंथ है। ये 10⁻⁶ मीटर के आसपास जो उसकी लेंथ होती है। तो आप ये देखिए कि इसके आसपास जो है 2.2 मीटर, तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। तो हाउ सच अ लॉन्ग पॉलीमर पैकेज, इतना बड़ा पॉलीमर कैसे बेटा पैकेट में आएगा, आप ये देखिए जरा सोचिए इस चीज पर। तो ये इसलिए आएगा, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। ये पैकेजिंग होती है इसकी। Prokaryotes such as E. coli, though they do not have a defined nucleus, the DNA is not scattered throughout the cell. DNA being negatively charged, it is held with some proteins that have positive charge in a region termed as nucleoid. यानी न्यूक्लियोइड वाले स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो क्या हो रखा है, ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर है ये हिस्टोन प्रोटीन्स है, या नॉन स्टोन, स्टोन लाइक प्रोटीन्स कह रहा हूँ, जो मैं कहा था नॉन स्टोन है, क्योंकि न्यूक्लियोइड की बात हो रही है तो न्यूक्लियोइड तो आपका प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हिस्टोन नहीं है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन होगी, इसलिए इसने क्या बोला है, दैट आर पॉजिटिव चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज वाली कोई प्रोटीन प्रेजेंट है जिन्होंने उसको स्टेबलाइज करा। यूकैरियोट में क्या होता है, दिस ऑर्गेनाइजेशन इज मच मोर कॉम्प्लेक्स एंड दिस इज अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन्स।
तो हिस्टोन्स संभालती हैं जो काम, वो संभालती हैं आपके यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में केवल केवल कौन है, आपकी बेसिक मतलब कोई प्रोटीन्स है, वो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स हैं, पर प्रॉपर्ली वो हिस्टोन नहीं है। Histones are organized to form a unit of 8 molecules. This is called a histone octamer. ठीक है। Negatively charged DNA is wrapped around the positively charged histone octamer to form a structure called nucleosome. Nucleosome की डेफिनेशन ये गई, हिस्टोन ऑक्टामर की डेफिनेशन ये गई। ठीक है, यहां पर हिस्टोन प्रोटीन का फंक्शन क्लियर हो रहा है। और इकोलाई के अंदर बताया हुआ है कि डीएनए जो है स्कैटर्ड किस तरीके से रहता है, इस तरीके से स्कैटर्ड रहता है एक न्यूक्लियोटाइड की फॉर्म में। वो भी चीज क्लियर हो गई है। एवरीथिंग इज क्लियर स्टूडेंट्स। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में बिल्कुल क्लियरली मुझे बताइएगा, तो वो मैं आपकी चीज क्लियर कर दूंगा। ये होता है बेटा न्यूक्लियोसोमल कॉम्प्लेक्स। ये मैंने आपको डायग्राम पहले भी दिखाया था। देखिए टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेंट्स क्या, इट कंटेन्स 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स। न्यूक्लियोसोम दे कॉन्स्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमैटिन, thread like stained colored bodies seen in nucleus. Nucleosomes in chromatin, they are seen as beads of string. ऐसा लगता है देखने पर कि ये बीट्स हैं, है ना, इस तरीके का स्ट्रक्चर आपका बन गया था। और मैंने बताया था वो 200 बेस पेयर का डीएनए इसके ऊपर लिपटा होता है। ठीक है ना, इसको हम क्रोमैटिन बोल रहे हैं। आपको मैंने क्रोमैटिन, क्रोमैटिड, क्रोमोसोम सब बताया हुआ है लास्ट वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में सॉरी। तो आप उसमें देख सकते हैं कि आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। जहां क्लैरिटी नहीं हो वहां पूछ सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, कॉम्प्लेक्स। Beads on string structure in a chromatin is packaged to form a chromatin fiber that are further coiled and condensed at metaphyse stage. कौन सी स्टेज पर, मेटाफेज स्टेज पर ये कंडेंस हो जाते हैं, क्रोमोसोम बना लेते हैं। पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन एट हायर लेवल रिक्वायर्स एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स जिन्हें हम नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स या क्रोमोसोमल, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन बोलते हैं। मतलब अगर हमें और एडिशनल स्टेबिलिटी देनी है इवन यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी, तो हम इसमें क्या करेंगे बच्चों, हम इसमें नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स को ऐड कर देंगे। ठीक है, एडिशनल स्टेबिलिटी देने के लिए। तो ये स्ट्रक्चर आपके सामने आ रहा है, ये है इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोपिक स्टडीज, ये है आपका न्यूक्लियस। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग किस तरीके का बीट्स ऑन स्ट्रिंग, क्लियर हो रहा है यहाँ से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, यूक्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन। बेटा ये लास्ट टॉपिक है, ये थोड़ा आ गया है, इसमें पढ़ लेते हैं। देखिए क्रोमेटिन क्या होता है, लूजली पैक्ड होता है बच्चों। अगर आप इसकी स्टेनिंग करेंगे तो लाइट स्टेनिंग होगी, और रेपर्ड इसे हम यूक्रोमेटिन कहते हैं। ठीक है, क्रोमेटिन जो कि ज्यादा डेंसली पैक होता है, डार्कली स्टेन होता है, उसे हम हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। यूक्रोमेटिन क्योंकि लाइटली स्टेन है, लूजली पैक है, तो ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, इसे ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमेटिन बोलते हैं। जबकि हेट्रोक्रोमेटिन कैसा होता है, इनएक्टिव होता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इस तरीके से ओपन होता है बिल्कुल आपका यूक्रोमेटिन मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर क्या है कि आराम से ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है, इस डीएनए मॉलिक्यूल में आराम से आप ट्रांसक्रिप्शन करिए। और ये जो होता है आपका इस तरीके से गुथा हुआ सा होता है बुरी तरीके से, ये होता है आपका हेट्रोक्रोमेटिन। तो ये देखिए, खुद ही देखिए कितना डार्क आएगा, है ना, मैंने बनाया तो भी डार्क सा हो गया है। तो इसलिए ये तो डार्क होता है बच्चों, हेट्रोक्रोमेटिन। और यूक्रोमेटिन आपका इस तरीके से लूज होता है, इसलिए लाइटली स्टेन होता है। अब बिल्कुल ऐसे देख लीजिए, क्रोमेटिन है ना, बिल्कुल वही फर्क है। क्रोमेटिन क्रोमोसोम का अंतर मैंने बताया था आप लोगों को। क्रोमेटिन क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, लंबा सा स्ट्रक्चर होता है। वो दिखता ही नहीं है हमें, इतना लाइट होता है, वो दिखता ही नहीं है। वो दिखता हमें कब है, जब क्रोमोसोम की फॉर्म में आ जाता है ना। तो वो चीज है। बाकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी से हमें दिख तो जाता ही है क्रोमेटिन भी, पर ये है कि नॉर्मली अगर हमें वैसे देखना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, तो ये डिफरेंसेस है। तो आई होप स्टूडेंट्स यू लाइक दिस वीडियो। ठीक है, और मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है और कोई प्रॉब्लम आई है तो आप कमेंट में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक्टिवली मैं इस पर काम कर रहा हूँ और आपके लिए बेटर से बेटर वीडियो मैं बना के दूंगा। जो भी डाउट है वो अपने डाउट में पूछिए और मैं बिल्कुल बेहतर तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।